गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों की क्लासेस जो थी वो शाम को आती थी। अब ये क्लासेस रोज़ आप लोगों को मॉर्निंग में ही मिल जाएगी 8 से 10 के बीच में। कारण ये है कि ठंडी के मौसम है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना टाइम पीरियड को चेंज कर दिया जाए। साथ ही स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हिंदू धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान। इसमें हमने मैक्सिमम संस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें आपका ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ऐसे लगभग तमाम संस्थाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी के दौरान स्टूडेंट्स हम लोग एनी बेसेंट को पढ़ रहे थे। एनी बेसेंट को पढ़ने का कारण क्या था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी स्टूडेंट, वो 2 न्यूयॉर्क के लोगों ने किया था और उन दोनों के पश्चात थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने संभाली थी और भारत में संभाली थी। इसलिए एनी बेसेंट को पढ़ना महत्वपूर्ण था। मैंने आप लोगों को एनी बेसेंट के बारे में बताया स्टूडेंट्स की 1893 में हिंदू धर्म संसद जो कि शिकागो में आयोजित किया गया था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और उस दौरान एनी बेसेंट ने भी इस धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। साथ ही स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का विस्तार मैडम ब्लावाटस्की और एच.एस. अल्काट से भी ज़्यादा अगर किसी ने किया तो वो एनी बेसेंट ने किया था। तो 1893 धर्म संसद या धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्टूडेंट्स एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता को संभालती हैं और संभालने के पश्चात उसका बहुत प्रचार प्रसार करती हैं। भारत में उसका एक स्तर तक प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वेदों पे ही आधारित संस्था थी और वेद पे ही रिसर्च कर रही थी। वेद का कोई भी भाग हो, लेकिन रिसर्च वेद पे ही हो रहा था। साथ ही स्टूडेंट हिंदू धर्म पे भी वो रिसर्च कर रही थी और आपको देखने को मिला था, पिछले लेक्चर में आपने मेरे से पढ़ा कि उन्होंने बनारस में एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये मैं पीछे लिखा चुकी हूँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए। मध्यकालीन भारत के बाद स्टूडेंट आधुनिक भारत का प्रत्येक सीरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है शुरू से, अभी शुरू से चल ही रहा है, बीच में कुछ गैप हो गया था। मध्यकालीन भारत मैं आप लोगों को गूगल मीट पे पढ़ा रही थी और ये आधुनिक भारत मैंने यूट्यूब चैनल पे शुरू किया, एडवोकेट नेहा की पाठशाला पे। साथ ही स्टूडेंट्स, ये जब एनी बेसेंट यहाँ पे आती हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता संभालती है, उसके बाद ही उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की होती है। उसके बाद यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल के मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि आज हमारे देश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद स्टूडेंट 1917 महत्वपूर्ण है एनी बेसेंट के लिए। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इस समय एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन यहां से बनता है। पहली महिला और पहली विदेशी महिला। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? तो एनी बेसेंट। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये महिलाओं से जुड़ी जो गतिविधियां थी मैं पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर दी थी, इस समय भी यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ। 1917 में इन्होंने 1916 में बीएचयू बना था, 1917 में इनको कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला। ये पहली महिला और पहली विदेशी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। और साथ ही साथ स्टूडेंट, इसी के साथ आप क्लियर कर लीजिए, 1925 एक अधिवेशन 1925 में होता है। कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कहाँ पे होता है? तो कानपुर में। कांग्रेस का कानपुर में एक अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्ष कौन बनती हैं?
तो सरोजनी नायडू, ये इसलिए रखना है याद क्योंकि अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और दूसरी महिला अध्यक्ष पूछे तो आप किसका नाम लीजिएगा, तो सरोजनी नायडू का। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, महिला अध्यक्ष पूछे कांग्रेस का, तो आप किसका नाम लीजिएगा, तो सरोजनी नायडू का। यही में बात समाप्त नहीं होती स्टूडेंट। अभी तक परीक्षाओं में इन दोनों के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार एग्जामिनेशंस कुछ बदलाव करे और आपसे पूछ दे। और शायद बीपीएससी के किसी एग्जामिनेशन में पूछा भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो स्टूडेंट 1933 का एक अधिवेशन है कांग्रेस का, यहीं पे आप याद कर लीजिएगा। और ये अधिवेशन भी कलकत्ता में ही होता है, और यहाँ कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्टूडेंट नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता अब ये तीसरी महिला अध्यक्ष होती हैं। तीसरी महिला अध्यक्ष होती हैं और पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष तो नलिनी सेन गुप्ता। लेकिन अगर पूछ दे कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, और पूछे कि कांग्रेस की पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो नलिनी सेन गुप्ता। ये यहाँ पे मैंने इसलिए क्लियर करवा दिया ताकि आपको मैं फिर पुनः पढ़ाऊंगी कांग्रेस का अधिवेशन, जब मैं पढ़ाऊंगी उस टाइम तो क्लियर हो जाएगा और ये रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन इन तीनों महिलाओं के बारे में स्टूडेंट याद रखना जरूरी है। और क्योंकि अब एनी बेसेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कुछ पुस्तकें और कुछ मैगजीन भी भारत में रहते हुए लिखा था। तो स्टूडेंट आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में लिखा देती हूँ। स्टूडेंट एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक, बुक रिटन बाय एनी बेसेंट। तो स्टूडेंट दो पुस्तकें थी, द इंडिया ए नेशन, द इंडिया ए नेशन, द इंडिया ए नेशन, साथ ही स्टूडेंट द इंडियन आइडल्स। आइडियल्स, ये पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। साथ ही स्टूडेंट कुछ मैगजीन्स भी एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो पहला था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। आप कभी कभी परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए कि आपको न्यू इंडिया और यंग इंडिया ऑप्शन में दे दिया जाता है और आप घबरा जाते हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा था या कौन सी मैगजीन किसके द्वारा निकाला गया था। तो ये मैगजीन था जो कि एनी बेसेंट निकाली थी, न्यू इंडिया, और यंग इंडिया पुस्तक था। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि यंग इंडिया किसने लिखा था। तो स्टूडेंट ये था हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। और कुछ चीज़ों में कहानी नहीं होती है स्टूडेंट, कुछ टॉपिक में कहानी नहीं होती है, कुछ टॉपिक में फैक्ट होते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे आपको लगेगा कि मैम तो पहले स्टोरी बताया करती थी, अभी फैक्ट ही फैक्ट है, तो हम अभी फैक्ट ही फैक्ट इसलिए बता रहे हैं कि दिसंबर में शायद बिहार दरोगा का परीक्षा होने वाला है और आगामी आने वाले दिनों में बिहार से संबंधित बहुत सारे परीक्षाओं को कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आप सभी परीक्षार्थी होंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि आप सबको इसका बेनिफिट मिले। साथ ही अभी हम एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी को कंप्लीट किया, तो हमने अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी को कंप्लीट किया। एनी बेसेंट का अभी बहुत योगदान है हमारे देश में। स्टूडेंट होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने भारत में किया था। होम रूल लीग की स्थापना, इससे दो लोगों का नाम जुड़ता है स्टूडेंट, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट। तो मैं अभी होम रूल लीग जब पढ़ाऊंगी तब भी एनी बेसेंट के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ कुछ बिंदु था, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े व्यक्ति और उस आंदोलन का नाम, जिसका नाम है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, ये आंदोलन भी स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत होती है 1826 ईस्वी में। इसके संस्थापक होते हैं हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो। ये इनका पूरा नाम है, डेरिजियो के नाम से ये फेमस है। नाम को याद करने में दिक्कत हो तो हेनरी डेरिजियो याद कर लीजिए, बाकी बीच वाला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण, इनको कहा जाता है आंग्ल भारतीय कवि। आंग्ल भारतीय कवि के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, हेनरी विवियन डेरिजियो आंग्ल भारतीय कवि। राजा राम मोहन राय की तरह प्रगतिशील इंसान थे, ये प्रगतिशील व्यक्तित्व रखते थे। साथ ही ये क्रांतिकारी गतिविधि में भी अग्रसर रहते थे, यानी कि ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें राजा राम मोहन राय और भगत सिंह दोनों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्रांतिकारी विचारक भी थे, प्रगतिशील इंसान और क्रांतिकारी विचारक। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि बंगाल में राजा राम मोहन राय के पश्चात वैसा कौन व्यक्ति था जिसमें राजा राम मोहन राय के गुण थे, तो वो स्टूडेंट हो जाएंगे हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो था बंगाल के युवाओं में पाश्चात्य शिक्षा तथा विज्ञान के तरफ झुकाव को बढ़ाया। स्टूडेंट, आप देखते हैं कि जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक के रूप में उभर के आगे देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इनका ही प्रयास था स्टूडेंट, जो इन्होंने बंगाल के युवाओं से कहा कि आप लोग पश्चिमी शिक्षा को भी हासिल कीजिए और ज्ञान विज्ञान के मुख्य बिंदुओं पे भी ध्यान दीजिए। वास्तविकता है स्टूडेंट, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, मान लीजिए कि आपके देश में अगर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन कर लिया, तो उन्होंने ये शासन क्यों किया, इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उन गतिविधियों को नहीं समझ पा रहे थे कि वो करना क्या चाहते हैं। वो इंग्लिश को, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे थे और हम उनके उस कार्यशैली को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य शिक्षा से दूर थे, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, हमारा विज्ञान की तरफ झुकाव नहीं था। तो हमारे जो क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारक हुए, उन लोगों ने हमारे युवाओं को उस दिशा में मोड़ा और बोला कि अगर इस चीज़ को समझना है तो आप कैसे इसको समझिए, तो आप इसको समझिए कि आप उन्हीं के द्वारा जो प्रसार हो रहा है या उनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो वो कार्य का क्या लाभ है और क्या हानि है, उस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले उनकी भाषा में शिक्षित होना पड़ेगा, तब आप उसको समझ पाइएगा। तो आप देखते हैं कि आधुनिक भारत के जितने भी राजनेता या आंदोलनकारी या क्रांतिकारी होते हैं, वो पहले उनके ज्ञान विज्ञान को समझते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स वो आंदोलन में उतरते हैं, तब राष्ट्र को आज़ाद कराने में वो लोग सफल हो पाते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हैं कि अगर कहीं की चीज़ों को अपने देश में लाना है, या मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और आपको लगता है कि ये मेरे से बेहतर है, तो उसको प्राप्त करना या उसके तरफ बनना, ये आपका कार्य होना चाहिए। मैं आज किरण बेदी का एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने एक वीडियो डाला था, वो सिंगापुर के किसी होटल में है, तो वो होटल के फ्लश को दिखा रही थी। वहाँ पे जो वॉश बेसिन लगा हुआ था, वॉश बेसिन में उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे 2 नल लगा हुआ है, एक नल से पानी आ रहा है, उससे हाथ धोना, और दूसरा नल है वो प्योर वाटर है जिसको आप पी सकते हैं। तो उन्होंने ये दिखा के ये बताया कि हमारे देश में क्यों बोतल में क्यों मिनरल वाटर के लिए बोतल की आवश्यकता क्यों है, क्यों नहीं मिनरल वाटर हर जगह अवेलेबल है, हर एक बाथरूम में, हर एक जगह पे वो मिनरल वाटर क्यों नहीं उपस्थित है, उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक के बोतल्स का प्रयोग ही ना हो, अगर हर जगह हमको मिनरल वाटर पीने का पानी मिलेगा तो प्लास्टिक की बोतल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर विकास करना है और किसी चीज़ों को सीखना है तो उनके साथ रह के उनके गुणों को लेना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को समझ पाइएगा। ऐसा बंगाल में हेनरी विवियन डेरिजियो के कॉन्सेप्ट में था। उद्देश्य क्या था इनका,
इनका मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट महिला शिक्षा। अब ये एक पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में एक समुद्र है। सिविल सर्विसेज के परीक्षा में हेनरी बीबी डेरोजियो के यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पूछा था, तो इनका कॉन्सेप्ट था कि महिलाओं के शिक्षा पे आप बल दीजिए, क्योंकि इनका मानना था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो शायद 2 परिवार शिक्षित होंगे। तो अगर महिला शिक्षित होती हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सकती हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकती हैं, वो समाज तक बातों को पहुंचा सकती है। और स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि आधुनिक भारत आंदोलन में हमारे देश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और शायद उनका प्रयास जो रहा है, उस प्रयास में हमारा उसी प्रयास का प्रतिफल होता है कि हमारा देश स्वतंत्र होता है। आधुनिक भारत के पश्चात बहुत कम समय में हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथ ही साथ स्टूडेंट महिला शिक्षा के साथ प्रेस की स्वतंत्रता, आप देखते हैं जब आप अंग्रेजों के राज के बारे में पढ़ेंगे, या जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता थी उस टाइम के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज क्या करते थे कि प्रेस को ही प्रतिबंधित कर देते थे। तो आप अपने विचारधारा को नहीं प्रकट कर पा रहे थे, तो उनका प्रयास था कि प्रेस की स्वतंत्रता हो, सारे लोग अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट कर सके। आज भी हमारे संविधान में अधिकार है बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन हाँ, कोई चीज़ें ऐसी नहीं बोलनी है जिससे किसी के मान मर्यादा की क्षति हो। तो अगर कोई चीज़ आपको अधिकार के रूप में मिला है तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो ऐसा उनका प्रयास रहा कि प्रेस की स्वतंत्रता हो, साथ ही रैयतों को जमींदारों से सुरक्षा। स्टूडेंट, उस दौरान आपको तो पता है, मैं पीछे टैक्स सिस्टम को पढ़ा चुकी हूँ, उसमें क्या किया जाता था, रैयतवाड़ी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा थी, जमींदारों के द्वारा रैयतों का भरपूर शोषण किया जाता था। ये लोग कहा जाए तो अंग्रेजों के दलाल के रूप में कार्य करते थे। अगर अंग्रेज 8% टैक्स मांग रहा है तो वो लोग 12% वसूलते थे। तो स्टूडेंट, ऐसा भी उनका प्रयास रहा कि इनको भी सुरक्षा दिया जाए। साथ ही साथ स्टूडेंट, जब हेनरी बीबी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन को संचालित कर रहे थे तो उनको लगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनके द्वारा स्थापित कौन कौन सी संस्था है जो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना 100% देती है, और उनके 100% देने के बाद ही हमारा बंगाल, हमारा संपूर्ण राष्ट्र स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो पाता है। तो ये हमारा हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन का अंतिम कड़ी ही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट को लिखवा देती हूँ कि उनके द्वारा कौन कौन सी संस्था का गठन किया गया। प्रशासन में भारतीय की उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। स्टूडेंट, साथ ही इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थाओं का भी स्थापना किया जो हेनरी बीबीडियन के द्वारा स्थापित संस्था थी, जो जिसमें पहला था एंग्लो इंडियन सोसाइटी। ये इसलिए मैं लिखवा दे रही हूँ कि परीक्षा में पूछ देता है कि एंग्लो इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की। एंग्लो इंडियन सोसाइटी। दूसरा था स्टूडेंट सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन फॉर जनरल नॉलेज। सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन फॉर जनरल नॉलेज। सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन फॉर जनरल नॉलेज। थोड़ा सा मेरे को अपने हाथ से लिखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, इस कारण हैंडराइटिंग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ पाए। फिर तीसरी संस्था थी स्टूडेंट डिबेटिंग क्लब। आज भी डिबेट सुनने को मिलता है आप लोगों को न्यूज पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है लाइफ का। आप अपने अंदर की विषय वस्तु को निकाल पाते हैं डिबेट में। आपके अंदर आपकी जो प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, आप उसको समाज के समक्ष क्या करते हैं, रख पाते हैं। तो ये था डिबेटिंग क्लब। नेक्स्ट संस्था थी स्टूडेंट हिंदू एसोसिएशन। हिंदू एसोसिएशन की भी इन्होंने स्थापना की। हेनरी बीबी डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और बंग हित सभा। एकेडमिक एसोसिएशन
ये सब फैक्ट याद रखने के लिए है। मैं चाहती तो इसको नहीं भी लिखाती, बोल के रह जाती या स्टोरी में बता के रह जाती, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई भी चीज़ हम नहीं स्किप कर सकते, इसलिए मैं प्रत्येक पार्ट को आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ। बंग हित सभा, ये सब आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, डेरिजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि भी कहा गया। इन्होंने बंगाल स्पेक्टेटर नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। ये महत्वपूर्ण है, ये ऑलरेडी एक प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि कोई कहानी में लिखवा रही हूँ। और इनको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन पूछता है कि हेनरी विवियन डेरिजियो को किसने बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। बंगाल के आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बहुत इम्पोर्टेंट है। बंगाल के आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत हेनरी विवियन डेरिजियो को किसने कहा? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये रहा हम लोगों का हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित फैक्ट, संस्थाएं, वो विषय वस्तु जो हमारे हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में बाहर आए और उन लोगों ने प्रयास किया कि हम वो कौन सा कार्य करेंगे जिससे हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो कर्मकांड हैं, जो बिना मतलब की बनावटें हैं, वो समाप्त हो। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे और वो भी हमारे लिए और हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग रेगुलर हमारे क्लास में बने रहिए, अपना ज्ञान वर्धन करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट।